16 मार्च 2026 को ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाकिस्तान ने अचानक काबुल पर भीषण हवाई हमला शुरू कर दिया। गलत डेटा एनालिसिस हुआ और ओमिद नशा मुक्ति केंद्र अस्पताल को सेना भवन समझकर बम गिराए गए और 400 से अधिक लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। चूंकि यह एक पुनर्वास केंद्र और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ परिसर था, इसलिए बड़ी संख्या में छात्र और इलाज करा रहे लोग मारे गए। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। जवाब में तालिबान ने रद्द अल जुल्म नामक अभियान शुरू किया और पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की यह स्थिति तकरीबन पिछले 132 सालों से लगातार बनी हुई है। तो फिर यहाँ एक सवाल कि जब दोनों ही मुल्क एक ही धर्म इस्लाम के अनुयायी हैं, तो फिर दोनों के बीच इस गला काट दुश्मनी का क्या कारण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की वह सीमा रेखा है जिसे दुनिया डुरंड रेखा के नाम से जानती है। मगर दुनिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में जानती और मानती है, वहीं अफगानिस्तान उसे अपने दिल पर चुपके से चलाए गए एक खंजर के जख्म का निशान भर समझती है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के कारण व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था। यहाँ के प्राचीन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु शांति पूर्वक अपनी साधनाएं किया करते थे। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच तोपों की गरज और बारूदों की गंध ने यहाँ की शांति भंग कर दी और फिर यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। 1747 में अहमद शाह दुर्रानी ने आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी, इसलिए उन्हें अफगानिस्तान का पिता कहा जाता है। एशिया महादेश में ब्रिटेन और रूस के बीच चली जा रही शतरंज की चाल के कारण ब्रिटिश भारत के अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच कुल 3 युद्ध लड़े गए। अंग्रेज चाहते थे कि काबुल की गद्दी उनके वफादारों के अधीन रहे ताकि रूस का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो सके। उन्होंने तत्कालीन अमीर दोस्त मोहम्मद खान को हटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन अफगानी जनता के विद्रोह से 1842 ईस्वी में जब ब्रिटिश सेना काबुल से वापस लौट रही थी, तो अफगान लड़ाकों ने पहाड़ी दर्रों में उनका इस कदर भीषण कत्ले आम किया कि 16,000 की सेना में से केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन जीवित बचकर जलालाबाद पहुंच सके थे। द्वितीय युद्ध के फलस्वरूप अफगानिस्तान के आंतरिक मामले तो अफगान के पास रहे, लेकिन उनकी विदेश नीति पर अंग्रेज का कब्जा हो गया। और तृतीय युद्ध, जिसे अफगानिस्तान की स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इस युद्ध के फलस्वरूप रावलपिंडी की ट्रीटी 1919 के साथ ही अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। यहाँ ब्रिटिशर्स एक बफर जोन बनाना चाहते थे ताकि रूस एक सीमा से आगे न बढ़ सके। ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मार्टिन डुरंड एक विशाल प्रतिनिधि मंडल के साथ काबुल आ पहुंचे। अफगानिस्तान उस समय गृह युद्ध और बाहरी हमलों से थका हुआ था। वहां के आमिर अब्दुल रहमान खान अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वो अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे तो ब्रिटिश सेना पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगी। एक तरफ ब्रिटिश सेना की ताकत थी तो दूसरी तरफ उनके
उनके अपने कबीले के विद्रोह का डर भी था। अब्दुल रहमान खान काफी दबाव में थे। अंग्रेज ने उन्हें सालाना दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का लालच भी दिया। अब्दुल रहमान खान अंग्रेजी नहीं जानते थे और ब्रिटिशर्स के साथ आए अनुवादकों ने शब्दों में हेर फेर कर समझौते के पत्र का अनुवाद उन्हें पढ़कर सुनाया। समझौते की मूल भाषा में डुरंड लाइन को फ्रंटियर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र की सीमा कहा गया था, न कि दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। साथ ही इसे 100 वर्षों तक अस्थायी रूप से लागू करने की बात भी कही गई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि डुरंड रेखा जमीन पर जाकर नहीं बल्कि काबुल के महलों में रखे नक्शों पर पेंसिल से खींच दी गई थी। डुरंड रेखा का खींचा जाना मेज पर बैठकर किया गया एक ऐसा खूनी फैसला था जो अब तक खून बहा रहा है और पता नहीं आगे कितना खून बहाएगा। सर मार्टिन डुरंड ने एक कूटनीतिज्ञ के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का हित तो साध लिया था, लेकिन जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। डुरंड लाइन का असर बेहद दर्दनाक रहा। यह 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा आज भी अफगानिस्तान के लिए एक खुला जख्म मान। सर मार्टिन डुरंड ने काबुल के मेज पर बैठकर पेंसिल से जो लकीरें खींची वह पत्थर की लकीर नहीं बल्कि पश्तून और बलोच समाज के सीने पर चलाया गया एक नस्तर था। एक ही कबीले, परिवार और संस्कृति के लोग दो अलग अलग देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बट गए। इस मानवीय भूल ने रिश्तों का कत्लेआम कर दिया। आज एक भाई अपने ही भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए वीजा और पासपोर्ट की लंबी कतार में खड़ा रहता है। यहाँ तक कि एक ही घर के बेडरूम अफगानिस्तान में तो किचन पाकिस्तान में चला गया। जो फासला महज एक कदम का था, रातों रात मीलों लंबी कानूनी दीवारों में बदल दिया गया। रोजी रोटी पर भी पहरा लग गया। चरवाहे जो मौसम के मिजाज के साथ पहाड़ियों से मैदानों में उतरते थे, डुरंड रेखा ने उनके मवेशियों के रास्ते पर कटीले तार बिछा दिए। उनकी सदियों पुरानी खानाबदोश विरासत को रातों रात स्मगलिंग का नाम दे दिया गया। इन समुदायों को एक ऐसे नो मेंस लैंड में धकेल दिया गया जहां वो पूरी तरह ना तो अफगानी रह सके और ना ही पाकिस्तानी। वो अपनी ही जमीन पर पराये हो गए। सीमा पर बार और वीजा सख्ती के कारण उनका पारंपरिक जीवन और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। सीमा के दोनों ओर का दुर्गम इलाका उग्रवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया। अफगानिस्तान में चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो अथवा तालिबान, कभी भी किसी ने भी इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में स्वीकार नहीं किया। आज भी जब सीमा पर तोपें गरजती है तो गोला भले किसी तरफ से चले, मगर लहू हमेशा एक पश्तून या बलोच का ही गिरता है। यह रेखा आज एक खूनी लकीर बन चुकी है जो न केवल नक्शे को बांटती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अनिश्चितता और युद्ध के साए में रखती है। वर्तमान समय में युद्ध से हजारों लोगों की जान गई है और डुरंड रेखा के दोनों तरफ से लगभग 1.5 लाख पश्तून और बलोच परिवार अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उसके लिए डुरंड लाइन को एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानना उसकी राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ मसला है। पाकिस्तान को हमेशा से डर रहा है कि अगर वह डुरंड लाइन को नहीं मानता है तो अफगानिस्तान उसके खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोंक देगा।
अफगानिस्तान के कई नेता ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान बनाने की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के लिए इस लाइन को मानना अपनी भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। इसलिए अरबों रुपए खर्च कर पाकिस्तान डुरंड लाइन पर फेंसिंग कराता है, वॉच टावरों का निर्माण कराता है, वहीं रातों रात अफगान इसे उखाड़ फेंकते हैं। चीन अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर डरा हुआ है क्योंकि युद्ध के कारण यह पूरा इलाका अस्थिर हो गया है। बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद पड़े हैं और डुरंड की वह 132 साल पुरानी गलती आज एक क्षत्रिय ज्वालामुखी की तरह रोज फटती रहती है। डुरंड रेखा का समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसे केवल एक नक्शे की लकीर माना जाएगा। समाधान तभी होगा जब इसे इंसानों का घाव मानकर उस पर मरहम लगाया जाए। अगर दोनों देश जिद छोड़कर कोएक्सिस्टेंस यानी सह अस्तित्व का रास्ता अपनाएं तो यह साम्राज्यों का कब्रिस्तान दुनिया का सक्सेस व्यापारिक गलियारा बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।